हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो अपन ने कल लेक्चर जो देखा हुआ था उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा और बचता है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म्स, एंड एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। क्या है? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स एंड एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। राइट, दो चीजें अपन देखेंगे आज। एक है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा है एडजॉर्प्शन आइसोबार्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आइसोथर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइसोथर्म्स में दो वर्ड है, आप सभी को पता है। एक वर्ड है आइसो और एक वर्ड है थर्म। ठीक है, आइसो का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, सेम, और थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। मतलब वो एडजॉर्प्शन जिसमें क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। हिंदी में इसी को क्या कह सकते हैं, समतापी। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म जो है वो है आइसोबार। आइसोबार भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है आपका आइसो और दूसरा वर्ड है बार। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और बार, ध्यान से, बार किसकी यूनिट होती है, आप सभी को पता है, प्रेशर की यूनिट होती है। तो बार से अपन क्या बताना चाह रहे हैं, बार से अपन प्रेशर बताना चाह रहे हैं। राइट, तो यहां पर बार का मतलब हो गया प्रेशर, और इसको हिंदी में बेटा क्या कह सकते हैं, समदाबी। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे अधिशोषण समतापी तथा अधिशोषण समदाबी के बारे में। ठीक है, इसको समझने के लिए देखते हैं अपन ने अभी बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। राइट, हम फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन की बात कर चुके हैं, और जब अपन ने ये बात की थी तब यहां पर अपन ने देखी थी कि दो मेन फैक्टर्स थे। कितने मेन फैक्टर्स थे? दो मेन फैक्टर्स थे। कौन कौन से वो फैक्टर्स थे? द फर्स्ट वन इज द प्रेशर एंड द सेकंड वन इज द टेम्परेचर। राइट, तो यहां पर दो कारक थे, एक था टेम्परेचर, ताप, और दूसरा क्या था, प्रेशर, दाब। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे अपन बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो एडजॉर्प्शन किस तरीके से चेंज होता है। देखिए, वहां पर अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग की जब बात की थी तो अपन ने केवल ये बात की थी कि इफ वी चेंज द टेम्परेचर देन डेफिनेटली एडजॉर्प्शन विल बी चेंज। यदि हम तापमान को परिवर्तित करते हैं तो अधिशोषण पर प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पर अपन बात करेंगे कि किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। वही सेम बात है प्रेशर के रिगार्डिंग। इफ वी चेंज द प्रेशर देन डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन विल बी चेंज। हिंदी में अगर बात करें तो यदि दाब को परिवर्तित करते हैं तो अधिशोषण पर प्रभाव पड़ेगा। तो अपन ये चेक करेंगे कि किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब बात करते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्या बात करते हैं, अधिशोषण को निरूपित करना। ठीक है, अधिशोषण को निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, अपन लिखते हैं x/n। क्या लिखते हैं, x/n। अगर कहीं पर भी x/n लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि वो अधिशोषण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अधिशोषण की। पॉइंट क्लियर है? तो अधिशोषण को निरूपित किससे करेंगे बेटा, x/n से। कोई दिक्कत? यहां तक बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। वैसे भी आप बहुत होशियार बच्चे हैं सभी। ठीक है, चलिए
अब यहां पर बात करते हैं कि एड्जॉर्प्शन को अपन ने x बाय m से रिप्रेजेंट तो कर दिया, तो साहब यहां पर x क्या है और यहां पर m क्या है। ठीक है, आपके दिमाग में ये दो क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई एड्जॉर्प्शन को x बाय m ही क्यों लिखा गया, कुछ और क्यों नहीं लिखा गया। दूसरी चीज भाई x बाय m अगर लिखा भी गया तो x बाय m का मतलब क्या है कि x क्या रिप्रेजेंट करता है और m क्या रिप्रेजेंट करता है। राइट, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो डोंट वरी, आपको इन क्वेश्चंस के जवाब आज और अभी मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो बेटा x क्या होता है, ध्यान से, x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट। किसका मास है, जो x है वो किसका है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट। राइट, और m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। और कह सकते हैं कि m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट आपको पता है क्या होता है बेटा, अधिशोष। क्या होता है, अधिशोष होता है। और एड्सॉर्बेंट क्या होता है, अधिशोषक होता है। ठीक है ना। तो यहां पर जो एड्सॉर्प्शन होता है वो कैसे दिखाया जाता है, ध्यान से समझना। द मास ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एड्सॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा बेटा, द मास ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। राइट, हिंदी में अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं, प्रति हटा देते हैं, अधिशोषक के एकांक भार के द्वारा अधिशोषित किया हुआ अधिशोष का भार अधिशोषण दर कहलाती है। क्लियर है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें बताई। अभी मैंने इनको स्टार्ट नहीं किया है, इनको स्टार्ट करने से पहले अपन केवल ये चीज देखना चाहते हैं, क्या चीज देखना चाहते हैं कि x बाय m क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोथर्म्स क्या होता है। I know very well you are in the 12th class, so you know very well what is the isotherms and the isobars, but I want to tell everything because we study from the basics, right? चलते हैं आगे। अब देखिए क्या बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं अब देखते हैं आइसोथर्म्स। देखो बेटा, अपन ने एक चीज देख ली थी कि एड्सॉर्प्शन जो होता है, जो आपका एड्सॉर्प्शन होता था बेटा, वो कितने टाइप का था, दो टाइप का था। एक आपका था फिजिजॉर्प्शन, राइट, था ना फिजिजॉर्प्शन, और दूसरा कौन सा था, केमिजॉर्प्शन था ना। दूसरा क्या था, केमिजॉर्प्शन। तो अपन ने एक चीज देखी थी कि अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, देखिए पहली चीज समझने की वाली बात है कि अगर अपन टेम्परेचर की बात करते हैं और अपन फिजिजॉर्प्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, फिजिजॉर्प्शन लेते हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो फिजिजॉर्प्शन डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही बताया हुआ था ना बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं किसकी, केमिजॉर्प्शन की, किसकी बात करते हैं अपन, केमिजॉर्प्शन की। तो केमिजॉर्प्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, यही बात है। तो पॉइंट समझना, अपन के पास बेटा क्या है, दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है P और दूसरा फैक्टर क्या है V, दो फैक्टर्स होते हैं। तो जब अपन
एक फैक्टर को चेक करते हैं, एक फैक्टर का इफेक्ट चेक करते हैं तो दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक है प्रेशर P और दूसरा है टेम्परेचर T। जब हम एडजॉर्प्शन को किसी एक फैक्टर से चेक करते हैं तो दूसरे फैक्टर को अपन कांस्टेंट करते हैं। मतलब जब अपन टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, किसका इफेक्ट देख रहे हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, तो यहां पर बेटा प्रेशर क्या होगा, बोलिए, प्रेशर कांस्टेंट होगा। इंग्लिश वालों के लिए एक बार इंग्लिश में कर दे, स्टेटमेंट दे देता हूं। We have two important factors for the absorption. First one is the temperature, which is represented by the T, and the other one is the pressure, which is represented by the P. Right? If we find the effect of one factor, then the second factor is constant. ठीक है कि अगर एक फैक्टर को अपन इफेक्ट चेक करते हैं तो दूसरे फैक्टर को क्या कर देते हैं बेटा, कांस्टेंट कर देते हैं। इसी वजह से यहां पर अगर अपन टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं तो बेटा प्रेशर क्या कर दिया है, प्रेशर क्या कर दिया है, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं यहां पर फिजिक्स ऑप्शन। एक तरफ बेटा मैं फिजिक्स ऑप्शन का कर्व बनाऊंगा और एक तरफ कीमीज ऑप्शन का। तो यहां पर अपन ले लेते हैं क्या, फिजिक्स ऑप्शन क्या ले लेते हैं, फिजिक्स ऑप्शन ले लेते हैं, और यहां पर अपन क्या ले लेते हैं, यहां पर अपन ले लेते हैं कीमीज ऑप्शन। यहां पर अपन क्या ले लेते हैं, कीमीज ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां पर अपन ले लेते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहां पर ले लेते हैं अपन x बाय एम। x बाय एम का मतलब बेटा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, और यहां पर अपन क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर। सेम वे में यहां पर भी क्या करते हैं बेटा, x बाय एम ले लेते हैं, यहां पर क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो जब फिजिक्स ऑप्शन का कर्व खींचते हैं तो कुछ कर्व इस तरीके से आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर देखिए बढ़ता जा रहा है, यहां पर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो x बाय एम डिक्रीज कर रहा है। क्या ये बात सही है, ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन में यही होता था, यही चीज आपने देखी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं यहां पर तो कीमीज ऑप्शन में क्या होता है कि कुछ एक्सटेंड तक वो इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं फॉर कीमीज ऑप्शन के लिए। फर्स्ट आपको ऑप्शन तो मिल सकता है, किसके लिए है बेटा ये, फॉर कीमीज ऑप्शन। फर्स्ट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर x बाय m इंक्रीजेस। ठीक है, then on increasing temperature x by m decreases। समझ में आ रही है बात, इस पॉइंट को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि on increasing temperature x by m increases but at extent, कुछ लिमिट तक बढ़ता है। क्या होता है, कुछ लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बेटा ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया ध्यान रखना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट अपने कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है इन तीनों लाइन से। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो जरा बेटा, अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर लिया है तो यहां से यहां तक आने पर बताइए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं तो बेटा प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, P कांस्टेंट है। यहाँ पर भी क्या है, P कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात। और अगर P कांस्टेंट होता है तो बेटा क्या कहते हैं इसको, आइसो बार्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आइसो बार्स कहते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलते हैं।
ठीक है, यहां तक अपन ने देख लिया था। अब देखते हैं प्रेशर का फैक्ट। तो देखिए क्या बात करते हैं, अगर प्रेशर का फैक्ट देखते हैं तो कीमिक ऑप्शन क्या होता है बेटा, बढ़ता है। क्या होता है, कीमिक ऑप्शन बढ़ता जाता है। अब देखना ध्यान से समझना, ठीक है, क्या होगा, कीमिक ऑप्शन बढ़ता जाएगा। मतलब अगर एक बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब एक बात समझना, एब्जॉर्प्शन अपना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या रखेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, बोलिए, टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर अपन एक ग्राफ खींचते हैं x/m और प्रेशर के बीच में, तो ग्राफ अपना किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, आइसोथर्म। नई बात समझ में आई, आइसोथर्म कैसे, कि बेटा यहां पर प्रेशर चेंज हो रहा है, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं, यहां पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब क्या आता है, आइसोथर्म आता है। तो यहां पर अपना क्या हो गया, आइसोथर्म हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब प्रेशर का फैक्ट देखने के लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्रेंडलिच आइसोथर्म। क्या देखना पड़ेगा बेटा, फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, फ्रेंडलिच बेटा क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्रेशर का इफेक्ट देखा था और ग्राफ बनाया था। ठीक है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म। तो अपन यहां पर स्टार्ट करते हैं, फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ठीक है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स चैलेंज, बस ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंडलिच आइसोथर्म है क्या, ठीक है, और इसको फ्रेंडलिच आइसोथर्म कर्व कह देते हैं। ठीक है, तो ये कर्व क्या है, दिस कर्व is plotted between absorption को क्या लिख सकते हैं बेटा, x/m and pressure P। ठीक है, at constant temperature। ठीक है, इसी को और कह सकते हैं, इसी को फिर से हिंदी में अगर बात कर ले तो समझ में आ गई होगी इतनी हिंदी तो, कि बेटा जो ये कर्व है ये किसके किसके बीच बनाया गया, अधिशोषण x/m तथा प्रेशर दाब के मध्य बनाया गया है, जिसमें ताप स्थिर है। ठीक है, और कह सकते हैं फ्रेंडलिच tells the relation between absorption and pressure at constant temperature। मतलब हिंदी में क्या कह सकते हैं, फ्रेंडलिच ने दाब तथा अधिशोषण के मध्य रिलेशन संबंध बताया, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आगे देखते हैं। बस ये समझ लीजिए बेटा, ये अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो आपको बुक्स में बहुत इजीली मिल जाएंगे, सिंपल हैं। ठीक है, उनको एक बार बस रीड आउट करना है, तो इसलिए अपन उसको क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई उसमें दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। राइट, चलते हैं। तो
तो क्या देखा गया, फैंडलिच ने बेटा 3 कंडीशन ली। पहला क्या लिया, एट लो प्रेशर, क्या लिया, एट लो प्रेशर। तो x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। देखो किसी की भी पावर 1 होती है तो वैल्यू तो वही आती है, जैसे 2 की पावर 1 2, तो यहां पे p की पावर 1 है, तो बेटा क्या आ जाएगा, x बाय m प्रोपोर्शनल टू p आएगा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखा इन्होंने एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर पे क्या मिला इनको, एक्सपेरिमेंटली देखा x बाय m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, क्या देखा, p की पावर 0। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर किसी की भी पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, मतलब 2 की पावर 0 कितनी वैल्यू होगी, 1, 4 की पावर 0 कितनी वैल्यू होगी, 1। तो उसी तरीके से यहां पर क्या लिख सकते हैं, x बाय m प्रोपोर्शनल टू 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या ये p पर डिपेंड कर रहा है, बोलिए क्या ये p पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो बेटा यहां पर क्या लिख सकते हैं, कि एट हाई प्रेशर, कि एट हाई प्रेशर, कि एट हाई प्रेशर एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, कि उच्च दाब पर अधिशोषण दाब पर निर्भर नहीं करता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से यार, ये एक एडवर्स कंडीशन है, ये एक एडवर्स कंडीशन है। एडवर्स कंडीशन का मतलब क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब ये प्रेशर का सबसे नीचे वाला पॉइंट हो गया, ये प्रेशर का सबसे ऊपर वाला पॉइंट हो गया। अब जो आप एब्जॉर्प्शन कराओगे, क्या वो इस प्रेशर पे कराओगे, क्या बहुत कम प्रेशर पे कराओगे, नहीं। क्या बहुत ज्यादा प्रेशर पे करवाओगे, नहीं। हम जो एब्जॉर्प्शन करवाएंगे वो इन दोनों के इंटरमीडिएट पे करवाएंगे, वो हम इन दोनों के इंटरमीडिएट पे करवाएंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि साहब ऐसा इन दोनों के इंटरमीडिएट पे ही क्यों करवाएंगे, है ना, तो इसका भी जवाब देते हैं। तो इसका भी जवाब देते हैं। तो देखो बेटा, इसका रीजन ये है कि मान लो, जस्ट फॉर द एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझना है और उसके बाद इसको रिलेट करना है, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप सभी एग्जाम्स देते हैं, राइट, एग्जाम्स देते हैं। तो मान लो सपोज आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, तो जब आप फेल हो गए, जब आपको अपना रिजल्ट पता चला, तो आपके दिमाग में एक चीज ये आएगी कि मेरे घर पर क्या कंडीशन होगी। भाई फिर आप क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे या तो पापा मारेंगे या तो कुछ नहीं बोलेंगे। भाई दो कंडीशन, नहीं समझना। जैसे कुछ बच्चों के घर पे होता, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं पढ़ाई के रिगार्डिंग, कि अगर तू फेल हो गया तो तुझे घर से निकाल देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ इस तरह की सिचुएशन होती। तो मान लो कोई उसी तरीके का बच्चा फेल हो गया, तो उसके पास दो कंडीशन होंगी। सबसे लोवेस्ट कंडीशन क्या होगी कि यार मम्मी पापा ने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, फेल हो गया, या ये होगा कि इसको इतना मारेंगे कि वो मर जाएगा। भाई समझना, एक तो ये बॉटम लाइन होगी कि कुछ नहीं कहा, और एक एक्सट्रीम लेवल हो गया भाई जो उसने सोचा कि पापा मार डालेंगे, है ना। लेकिन जब वो बच्चा घर जाएगा तो क्या मिलेगा उसको कि मम्मी डांट रही होंगी, पापा एक तो थप्पड़ मार रहे होंगे। तो जो उसने क्रिटिकल लिमिट्स सोची थी, क्या वो लिमिट्स उसने टच की? नहीं टच की। तो उसी तरीके से अपन ने बात की है कि ये लो प्रेशर है,
तो बेटा बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, ये प्रेशर हाई प्रेशर है, तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, तो क्या आप एब्जॉर्प्शन इन दोनों कंडीशंस पे करवाएंगे, या क्या एब्जॉर्प्शन इन दोनों कंडीशंस पर होगा? नहीं करते हैं। जनरली जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ना तो वो वेरी लो प्रेशर पे होता है, ना तो वेरी हाई प्रेशर पे होता है, जनरली मॉडरेट पर होता है। राइट, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मॉडरेट पर होता है तो देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आई, 1 आई, और इसकी लोवेस्ट पावर कितनी आई, 0। तो अगर बात करते हैं एट मॉडरेट प्रेशर, तो देख समझना, पावर मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, प्रेशर मॉडरेट, तो बेटा पावर भी क्या होगी, मॉडरेट होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं x बाय m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय m। क्या लिख सकते हैं, p की पावर 1 बाय m। अब जो 1 बाय m की वैल्यू होगी बेटा वो 1 से तो छोटी, क्योंकि इन दोनों पावर भी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, और 0 से बड़ी होनी चाहिए। बोलिए बात समझ में आ रही है? तो n की वैल्यू बेटा क्या होगी, द वैल्यू ऑफ n क्या होनी चाहिए भाई, इसको 1 से छोटा रखना है, तो देखो n की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, सोचिए भाई, ये वैल्यू तुम्हें 1 से छोटी रखनी है, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। n की वैल्यू 2 ले ली, 1/2 हो गया, n की वैल्यू 3 ले ली, 1/3 हो गया। अगर तुमने कह दिया n की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ध्यान देना यहां पर अगर 1/n पूछा जा रहा है तो ये रिलेशन सही है, और n का पूछा जा रहा है तो, और 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन एक ग्राफ खींचते हैं, खींच चुके थे अपन, x बाय m ले लिया, यहां पर क्या ले लिया, p ले लिया, तो अपना ग्राफ कुछ किस तरीके से गया, इस तरीके से गया। तो यहां पर ये मान लिया वेरी, ये रीजन क्या है, वेरी लो प्रेशर, ठीक है, ये क्या है, मॉडरेट प्रेशर, और ये वाला क्या ले लिया, हाई प्रेशर। तो यहां पर अपना क्या होगा, x बाय m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय m, यहां पर फॉलो होगा, यहां पर x बाय m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। समझ में आ रही है बात भाई? यहां पर देखो प्रेशर लो है, ये क्या हो गया, प्रेशर मॉडरेट है, यहां से यहां तक प्रेशर हाई है, और प्रेशर हाई पर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, यहां पर मॉडरेट पे, और यहां पर x बाय m प्रोपोर्शनल टू p की पावर, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो अपने पास एक फॉर्मूला क्या आ गया, यहां से x बाय m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय m, जो हमारा काम का है। ठीक है, जो हमारे काम का है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और यहां से अपना चैप्टर करते हैं डी एंड। ठीक है बेटा, अब क्या कर लेते हैं अपन, x बाय m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय m। अब आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं तब क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बाय m प्रोपोर्शनल टू k p की पावर 1 बाय m। इसको क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट सिंपली कह सकते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं, फ्रेंडलिच कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, फ्रेंडलिच कांस्टेंट, और क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं, लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log x by m, log x by m equals to
log k प्लस 1/n log p लिख सकते हैं। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो एक ग्राफ बनाते हैं log x/n और log p के बीच में। तो आपको ग्राफ बनाना सिखाया है, तो देखिए y इक्वल टू mx प्लस c, ये अपना क्या हो गया c, ये अपना कितना हो गया m, ये क्या हो गया स्ट्रेट लाइन है। तो ग्राफ आपका किस तरीके से चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट बेटा क्या होगा, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस होगी आपकी, या ये पॉइंट log k और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप बराबर क्या होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर m बराबर क्या लिख सकते हैं 1/n। ये आपका ग्राफ बन गया। बोलिए यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो गया? ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। बुक वाले साइंटिस्ट होते हैं तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ठीक है। बुक वाले अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक आपको छोटा सा टॉपिक अब दे देते हैं, पढ़ाऊंगा नहीं बस समझा रहा हूं। एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन, है ना। किसी किसी बुक में आपको ये भी मिल जाएगा कि क्या विलयन में अधिशोषण। तो बेटा अपन ये आप सभी को पता है, सॉरी, ये आप सभी को पता है कि अगर आप गैस लेते हैं तो क्या लेना होता है, प्रेशर लेना होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और अगर सॉल्यूशन लेते हैं तब क्या लेना होता है, कंसंट्रेशन। तो सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log x/n इक्वल टू log k प्लस 1/n log c, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x/n प्रोपोर्शनल टू k c की पावर 1/n। नहीं, फिर से रिपीट कर देता हूं कि बेटा जब अपन गैस लेते हैं तो अपन को क्या लेना होता है, प्रेशर लेना होता है। अगर सॉल्यूशन लेंगे तो कंसंट्रेशन। तो पूरे चैप्टर में जहां P लिखा है वहां पर क्या लिख लेंगे, C लिख लेंगे। यहां से आपका चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया। थैंक यू।